Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today we will discuss about gene regulation in eukaryotes. ठीक है. So eukaryotic gene structure, I have already shared one video with you, जिसमें जीन स्ट्रक्चर के हवाले से मैंने आप लोगों के साथ आप लोगों ने उसे समझा होगा. तो उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि स्ट्रक्चर ऑफ द यूकैरियोटिक जीन इट इज़ लाइक दिस. ठीक है. दिस इज़ द ORF open reading frame region in which exons and introns are present. Exons alternatively present इंट्रॉन के साथ, मतलब एक्सॉन है फिर इंट्रॉन है, एक्सॉन है इंट्रॉन है, एक्सॉन है इंट्रॉन है. ये ओपन रीडिंग फ्रेम है. ये हमारा जो है कोडिंग रीजन है. जो हमारा रेगुलेटरी रीजन है वो हमारे पास आ जाता है एनहांसर. ठीक है. फर्स्ट अपस्ट्रीम्स, ये हमारा जीन है. अपस्ट्रीम्स हमारे पास इधर 5 प्राइम एंड के ऊपर जो है इस ये रीजन है, इसको हम एनहांसर कहते हैं. एनहांसर साइट है. एनहांसर साइट के साथ जो है ये प्रोमोटर रीजन होता है. प्रोमोटर रीजन जो है अच्छा, इन्हांसर को साइलेंसर भी कहते हैं एट अ टाइम. ठीक है. ये इन्हांस भी करता है, मतलब ये इसका मतलब प्रोमोटर का काम ये होता है कि टू प्रोमोट और टू स्टार्ट द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द जीन, और इसकी वर्क को इन्हांस करने का काम जो है इन्हांसर का होता है. इन्हांसर इसकी ट्रांसक्रिप्शन को इन्हांस करता है. ठीक है. फिर डाउन स्ट्रीम जो हम देखें तो यहाँ पर भी इन्हांसर, साइलेंसर और स्टॉप कोडॉन वगैरह हैं. ठीक है. स्टॉप कोडॉन, यहाँ पे स्टार्ट कोडॉन होगा. स्टार्ट कोडॉन जो है वो हम वहाँ यहाँ से RNA पॉलीमरेज एंजाइम जो बाकी प्रोमोटर के साथ अटैच होता है, तो फिर वो स्टार्ट करता है ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द जीन विच इज़ प्रेजेंट अलॉन्ग विथ इट. ठीक है. यहाँ आपने देखा होगा कि हमने देखा है कि हमारे पास एक ही जीन है. ठीक है. और उस जीन के डिफरेंट एक्सॉन इंट्रॉन पार्ट्स हैं, और उसके लिए यहाँ हम देख रहे हैं कि यूकैरियोटिक जो जीन है उसमें वन प्रोमोटर इज स्पेसिफाइड फॉर ट्रांसक्रिप्शन ऑफ वन स्पेसिफिक जीन. जबकि अगर आपको लोग याद हो प्रोकैरियोट्स, तो प्रोकैरियोट्स में वी हैव पॉलीसिस्ट्रॉनिक कंडीशन, जिसमें क्या था कि वन प्रोमोटर अंडर द कंट्रोल ऑफ वन प्रोमोटर देयर आर प्रेजेंट मैनी जीन्स. तो बहुत सारी जीन्स हैं वो एक प्रोमोटर, हमने लैक ऑप्रॉन की एग्जांपल पढ़ी थी, तो उसमें आपने देखा होता कि लैक ऑप्रॉन के 3 जीन, लैक जी, लैक वाई, लैक ए, 3 जीन थे जिसको एक ही प्रोमोटर ट्रांसक्राइब करता था. ठीक है. तो यहाँ पे एक तो ये डिफरेंस आ गया कि यहाँ पे एक ही जीन अंडर द कंट्रोल ऑफ वन प्रोमोटर होगा, और दूसरी चीज़ हम देख रहे हैं कि वहाँ जीन्स के अंदर कोई एक्सॉन इंट्रॉन नहीं थे. एक्सॉन कौन से हैं? एक्सॉन आर द कोडिंग, मतलब इन विच देयर इज़ प्रेजेंट कोड फॉर द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ मैसेंजर RNA, जो कि फिर आगे जाके ट्रांसलेट होके प्रोटीन स्पेसिफिक अमीनो एसिड्स के लिए स्पेसिफाइड होगा. तो मतलब ये प्रोटीन में कन्वर्ट होते हैं जो एक्सॉन पार्ट्स हैं. जबकि इंट्रॉन पार्ट जो है ये हमारे पास वो रीजन है जो कि हम कह सकते हैं कि ये दिस इज़ नॉट स्पेसिफाइड फॉर स्पेसिफिक अमीनो एसिड्स. ये कोई कोड नहीं करता उसको किसी स्पेसिफिक उसको. तो इसलिए ये जो है हमारे पास जब मैसेंजर RNA इनिशियल प्रीकर्सर मैसेंजर RNA जब बन जाता है, तो फिर उसके बाद ये वाले जो रीजन हैं ट्रांसक्राइब तो ये भी हो जाते हैं, लेकिन ये फिर वहाँ से स्प्लाइस आउट हो जाते हैं, या इसको हम ये इसको क्लीव आउट कर दिया जाता है, ये निकल जाते हैं, और एक्सॉन वाले जो पार्ट हैं वो आपस में स्प्लाइस होके आपस में इकट्ठे रीजॉइन हो जाते हैं. ठीक है. और तो ये एक दूसरा डिफरेंस हो गया प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक जीन में, कि वहाँ पे एक्सॉन इंट्रॉन चीज़ नहीं है, सारे कोडिंग वो होता है. यहाँ पे थोड़े हमारे पास इंट्रॉन भी मौजूद होते हैं यूकैरियोट्स में. और इसके अलावा जो है हम देख रहे हैं कि इन्हांसर हैं, वहाँ पे इन्हांसर टाइप की भी कोई चीज़ नहीं मौजूद थी. और दूसरी चीज़ ये कि इन्हांसर यहाँ पे या साइलेंसर जो है क्या करेगा, मल्टीपल टाइप के हमारे पास जीन की ट्रांसक्रिप्शन के लिए हमारे पास ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स की ज़रूरत होगी. ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स क्या होंगे? इनको हम एक्टिवेटर्स कहते हैं. एक्टिवेटर्स क्या करेंगे? वो इन्हांसर जो है के ऊपर बाइंड कर जाएंगे. जब ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जो है इन्हांसर के ऊपर जाके बाइंड कर जाते हैं, तो देन जो है इनिशिएट करता है
जीन की ट्रांसक्रिप्शन को, ठीक है। तो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स यहाँ पे बहुत सारे की ज़रूरत हुई, जबकि प्रोमोटर की यूकैरियोट की प्रोकैरियोट की केस में हमने देखा कि वहाँ पे इतने ज़्यादा मल्टीपल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स की ज़रूरत नहीं थी, कोई एक ही, जैसे लैक्टोज़ की प्रोन की केस में हमने लैक्टोज़ देखा था कि लैक्टोज़ अगर मौजूद है सिस्टम में तो वो जाके उधर वो जो है एक तरह से ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर के तौर पर काम करता है। अच्छा, तो ये डिफरेंस आ गया आपके यूकैरियोट और प्रोकैरियोटिक जीन रेगुलेशन ये सिस्टम में। इसके अलावा हम देखते हैं कि अगर जीन को ट्रांसक्राइब नहीं होना हो तो फिर इनहिबिटर होगा। इनहिबिटर जो है वो साइलेंसर वाला जो रीजन है वो उस पर जाके वो होगा, क्या कहते हैं, और हमारे पास जो है तो इनहिबिटर जो है वो इधर इसके साथ अटैच होगा, वो इसके इनहिबिट कर देगा और जीन की ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगी। ये थोड़ा सा बीच में मैंने आपको सिर्फ यूकैरियोट्स प्रोकैरियोट्स की का डिफरेंस बता दिया है, ठीक है। अच्छा, अब होता क्या है, जीन रेगुलेशन अगर हम यूकैरियोट्स में स्टडी करें तो डिफरेंट वो हैं, लेवल्स हैं। ये डिफरेंट लेवल्स हैं जीन रेगुलेशन की यूकैरियोट्स में। ट्रांसक्रिप्शन लेवल जीन रेगुलेशन, ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे जीन की रेगुलेशन होती है। आरएनए प्रोसेसिंग, यानी कि जब हमारे पास प्रीकर्सर या प्री जो एक इमेच्योर मैसेंजर आरएनए बन जाता है तो वो उसकी स्प्लाइसिंग, कैपिंग और जो है पॉली ए टेल की एडिशन होती है, तो उसको हम पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन लेवल की जीन रेगुलेशन कहते हैं। और तीसरी टाइप की जो है वो ट्रांसलेशन लेवल की, यानी कि जब मैसेंजर आरएनए बन जाता है तो वो किस तरह से आगे इसकी ट्रांसलेशन, तो ट्रांसलेशन लेवल पे भी जीन रेगुलेशन होती है। और चौथी जो टाइप है वो हमारे पास है पोस्ट ट्रांसलेशन लेवल रेगुलेशन। तो पहले इनको फिर ऐसा साथ इसको हम स्टडी करते हैं। सबसे पहले हम आते हैं रेगुलेशन एट ट्रांसक्रिप्शन लेवल। तो रेगुलेशन ट्रांसक्रिप्शन लेवल में क्या होगा, जैसे हमने कहा कि यहाँ पे हमारे पास इन्हांसर मौजूद हैं। तो इन्हांसर क्या करेगा, इन्हांसर के साथ हम कहते हैं कि ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स अगर मौजूद हैं, इनको हम एक्टिवेटर्स का नाम देंगे। अगर एक्टिवेटर्स मौजूद हैं तो एक्टिवेटर जाके इस साइट पे जाके बाइंड कर जाएगा। जैसे ही ये इधर बाइंड करेगा तो देन इट विल कर्व द डीएनए को कर्व कर देता है। डीएनए जब कर्व हो जाती है तो लूप की शक्ल इख्तियार कर लेता है, ठीक है। तो क्या होगा, एक्टिवेटर जो हैं ये प्रोमोटर साइट के करीब आ जाते हैं और इस तरह से इस स्ट्रक्चर की इस पोजीशन में इट अट्रैक्ट्स द आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। जब ये इस शेप में कन्वर्ट हो जाता है लूप की फॉर्म में, तो आरएनए पॉलीमरेज को ये अट्रैक्ट करता है और वो जाके प्रोमोटर साइट के ऊपर जाके अटैच हो जाता है। व्हेन दिस आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम गेट बाइंड टू द प्रोमोटर साइट, देन विद द स्टार्ट कोडॉन हमारा जो वो है ट्रांसक्रिप्शन वो स्टार्ट हो जाती है और हमारा प्री मेच्योर या प्रीकर्सर मैसेंजर आरएनए जो है वो ट्रांसक्राइब होके ट्रांसक्राइब हो जाता है और आखिर में जाके स्टॉप कोडॉन जो है उधर स्टॉप कोडॉन के ज़रिए से आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम वहाँ से डिटैच होके इसकी ट्रांसक्रिप्शन, मतलब जिस जीन की रिक्वायर्ड है तो वो जीन ट्रांसक्राइब हो जाता है और ये इससे हट जाता है। तो इस तरह से ये हमारे पास जो है रेगुलेशन एट ट्रांसक्रिप्शन लेवल, ठीक है। अच्छा, फिर जब इनहिबिटर मौजूद है तो इनहिबिटर अगर मौजूद होगा तो फिर जब साइलेंसर साइट पे इनहिबिटर आ जाएगा तो इनहिबिटर क्या की वजह से क्या होगा, वो प्रोमोटर साइट के ऊपर आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम की अटैचमेंट को रोक देगा, स्टॉप कर देगा। और जब वो स्टॉप हो जाएगा तो फिर हमारा जो वो है जीन की ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगी, ठीक है। तो अब आपको पता है कि स्टूडेंट्स हमारा जो वो हैं डीएनए का स्ट्रक्चर है, या जो डीएनए जो है क्रोमोसोम्स के अंदर होते हैं और क्रोमोसोम्स के अंदर वो कुछ इस तरह से हमारे पास न्यूक्लियोसोम्स की फॉर्म में, यानी कि हिस्टोन मॉलिक्यूल्स के ऊपर जो हमारा डीएनए है वो उसके ऊपर रैप्ड होता है, ठीक है। तो इस रैपिंग फॉर्म में ये मौजूद है। अब हमारे पास ये जब रैपिंग फॉर्म में यहाँ पे मौजूद हैं तो जीन, अगर सपोज हमारा ये जीन यहाँ पे रिक्वायर्ड है और वो रैप्ड है, तो जब तक ये ओपन नहीं होगा तब तक इसकी रेगुलेशन नहीं हो सकती, ठीक है। जीन जब इस तरह से ओपन होता है, ठीक है, तो वो रीड हो सकता है। अदरवाइज जब ये रैप्ड फॉर्म में होगा तो उसको रीड करना मुश्किल हो जाता है। तो यानी कि हमारे पास ट्रांसक्रिप्शन लेवल में ये एक और हमारे पास आ गया है, क्या कहना चाहिए कि रेगुलेशन।
तो जीन रेगुलेशन की मतलब कुछ और हमें यहाँ पे प्रोसेसेस होंगे। वो प्रोसेसेस क्या होंगे? 2 प्रोसेसेस होंगे। एक को हम कहते हैं एसिटाइलेशन और एक हम कहते हैं डी एसिटाइलेशन। एसिटाइलेशन का मतलब है कि एसिटाइल ग्रुप जाके डीएनए के साथ अटैच हो जाता है। तो एसिटाइलेशन जो है, जब एसिटाइल ग्रुप जाके अटैच होगा, मतलब सपोज़ हमारे पास ये जो जीन, ये जो पोर्शन है, ये जीन जो है, ये दिस इज़ आवर रिक्वायर्ड जीन, इसकी ट्रांसक्रिप्शन चाहिए। तो इसको हमने अनरैप्ट करना है, ठीक है, इसको खोलना है, हिस्टोन मॉलिक्यूल से इसको अलग कर देना है। मतलब ये ओपन हो जाएगा, खुलेगा। तो खुलेगा कैसे? एसिटाइलेशन के ज़रिए से। एसिटाइल ट्रांसफरेज एंजाइम के ज़रिए एसिटाइल जो है वो यहाँ पे जब इस रिक्वायर्ड जीन के डीएनए के साथ जाके इनकॉर्पोरेट होगा, तो ये हमारा जो डीएनए है ये अनरैप्ड हो जाएगा, खुल जाएगा। जब खुल जाएगा तो वो उस फॉर्म में आ जाएगा ओपन, और इस तरह से ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जाके उधर अटैच होंगे और लूप बनेगा और ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। और जब हमें ज़रूरत नहीं है इस जीन की ट्रांसक्रिप्शन की, तो देन डी एसिटाइलेशन का जो प्रोसेस है वो होगा। डी एसिटाइलेशन क्या है? वो रैपिंग करता है, दोबारा से उसको रैप कर देता है। तो डी एसिटाइलेशन में यानी कि वो जो एसिटाइल ग्रुप वहाँ पे अटैच हुआ था, वो जो है वहाँ से वापस रिलीज़ कर दिया जाता है। जब उसको रिलीज़ हो जाएगा तो देन ऑटोमेटिकली वो दोबारा से रिकॉयल हो जाएगा और न्यूक्लियोसोम की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। दूसरी चीज़ है हमारे पास मिथाइलेशन। मिथाइलेशन में यानी कि हमारे पास क्या होगा? मिथाइलेशन जो है वो दोनों तरीक़ों से वो करता है, प्रोसेस करता है। वो रैप भी करता है और अनरैप भी करता है, ठीक है। तो रैप करने के लिए क्या है कि आपको पता है ना कि हिस्टोन मॉलिक्यूल्स हमारे पास 8 किस्म के होते हैं यहाँ पे। तो जो हिस्टोन नंबर 3 के लाइसिन नंबर 3 के साथ अगर मिथाइल ग्रुप, मिथाइलेशन में मिथाइल ग्रुप जाके उधर अटैच होता है, किसके साथ? लाइसिन के साथ जो 3rd नंबर लाइसिन है हिस्टोन 3 मॉलिक्यूल में, तो क्या होगा? रैपिंग होगी। मिथाइलेशन इस साइड पे अगर हुई तो हमारा जो न्यूक्लियोसोम है वो रैप्ड हो जाएगा और जो ट्रांसक्रिप्शन है वो स्टॉप हो जाएगी। लेकिन अगर क्या होगा कि मिथाइलेशन या मिथाइल ग्रुप जाके हमारे हिस्टोन मॉलिक्यूल 3 के लाइसिन नंबर 9 ऊपर के साथ जाके अटैच हो जाता है, तो इस केस में फिर क्या होगा? अनरैपिंग। हमारा जो हिस्टोन मॉलिक्यूल से ये डीएनए अनरैप हो जाएगा। अनरैप हो गए तो इस सेकंड उस पर हमारी जो है वो ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से यानी कि हमने देखा कि ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे हमारे पास किस तरह से जीन की रेगुलेशन होती है, वो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। आगे चलते हैं और देखते हैं कि पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन जो वो है रेगुलेशन, वो किस तरह से होती है। ओके स्टूडेंट, तो ये अब मैंने आपके साथ डिस्कस किया ट्रांसक्रिप्शनल लेवल जीन रेगुलेशन। नेक्स्ट हम देखते हैं आरएनए प्रोसेसिंग, ठीक है। ये हमारे पास पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल लेवल की रेगुलेशन है। नेक्स्ट वीडियो में आप इसको देख लें। थैंक यू।